मैं अमित कुमार आपका अमित एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंतर्गत आता है के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले चैप्टर में पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था, जिस चैप्टर में हम लोगों ने दो तरीके से पावर को शेयर करना पढ़ा था, जिसमें पहला था हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग और दूसरा था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। तो फेडरलिज्म, जिसको हिंदी में हम लोग संघवाद कहते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब फेडरलिज्म एक फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग के अंतर्गत आता है। इस चैप्टर में हम लोग फेडरलिज्म के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए समय न गवाते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए पहले उन टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म है हमारे पास ज्यूरिडिक्शन। यह वैसा एरिया होता है जहाँ पे किसी को लीगल अथॉरिटी होते हैं डिसीजन लेने का। यह ज़्यादातर किसी भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे ज्यूरिडिक्शन होता है किसी भी बॉडी का या किसी भी व्यक्ति का। ज्यूरिडिक्शन का हिंदी मतलब होता है क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट होता क्या है? जब भी किसी इलेक्शन में किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ सीट्स प्राप्त नहीं हो पाता है, बहुमत नहीं प्राप्त हो पाता है, उस केस में दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिल करके सरकार का फॉर्मेशन करती है। तो वैसे सरकार को हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ऑटोनॉमी। यह वैसा रीजन होता है या टेरिटरी होता है जो अपना शासन स्वयं करता है बिना किसी के निर्भरता से। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन। यह वैसा बॉडी होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का जिसके माध्यम में जिसमें लिखा होता है कि कैसे किसी देश ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाए, शासित किया जाए। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता है किसी भी देश का, जैसे इंडिया का। इसकी एक विशेषता यह होती है कि नॉर्मल स्टेट्स में जहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है, यूनियन टेरिटरी में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे शासन कैसे चलाया जाता है? तो यूनियन टेरिटरी में रूल जो किया जाता है डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के माध्यम से किया जाता है। व्हाट इज फेडरलिज्म? तो फेडरलिज्म एक फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। दूसरा, फेडरलिज्म अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग के अंतर्गत आता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। इसके साथ फेडरलिज्म वैसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, पावर शेयरिंग का, जिसमें पावर को शेयर किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी में तथा उसके नीचे वाले लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। मतलब सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर को ले करके डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर को शेयर किया जाता है उसको हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं। ज़्यादातर सामान्यतः फेडरेशन में 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। इसके साथ हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपना इंडिपेंडेंट पावर को एंजॉय करता है। मतलब जो भी उसे पावर मिले होते हैं उस पर वह अपने खुद से फैसले ले सकते हैं, दूसरे का इंटरफेरेंस या दूसरे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता है। जानते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट? तो 2 तरह के टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है हमारे पास फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी काम करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकता है। इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर मिले होते हैं उसके लिए वह सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेही नहीं होती है। वह खुद से उस सब्जेक्ट पे जो भी उन्हें पावर मिला हुआ है जिस मैटर पे, वह खुद से उस पर फैसला ले सकता है, कानून बना सकता है। तो फेडरल सिस्टम के अंतर्गत जो जो स्टेट आते हैं, कंट्री आते हैं, वह है इंडिया, कनाडा, जर्मनी, ईटीसी। इसके साथ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वह उत्तरदायी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति। इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी काम करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। इसके साथ इसमें एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, और अगर एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो वह सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और उसी की निगरानी में रह करके काम करता है। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेही होती है। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो फ्रांस, जापान, चाइना,
अब जानते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म यानी कि संघवाद की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला विशेषता तो यही है कि जहाँ पे फेडरलिज्म होगा वहाँ पे मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे। इसके साथ जो भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होगा वह सेम ग्रुप ऑफ नागरिक यानी कि सिटीजन पे शासन करेंगे, लेकिन हर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का ज्यूरिडिक्शन क्षेत्राधिकार अलग अलग होंगे स्पेसिफिक मैटर पे, जैसे लेजिस्लेशन, टैक्सेशन या एडमिनिस्ट्रेशन है। तो सारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के अलग अलग क्षेत्र होंगे, अलग अलग काम करने के तरीके होंगे, लेकिन नागरिक सेम ही होंगे। इसके साथ जो भी क्षेत्राधिकार दिए गए होंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, वह कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होगा। कहने का मतलब जो पावर दिए गए होंगे वह आसानी से वापस नहीं लिए जा सकते हैं। इसके साथ अगर कोई भी पावर को चेंज करना है तो कोई अकेला लेवल ऑफ गवर्नमेंट उस पावर को चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि जो पावर दिए गए होते फेडरलिज्म में वह कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोविजन होता है, और फंडामेंटल प्रोविजन को चेंज करना किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बस की बात नहीं होती है। तो ये चेंज कैसे होगा? तो ये चेंज हो सकता है जब दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की सहमति होगी तब। नेक्स्ट विशेषता है फेडरलिज्म का यह कि अगर किसी भी जहाँ पे भी फेडरलिज्म होगा तो वहाँ पे जितना लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे, अगर उन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको रिजॉल्व करने का जो अधिकार होगा वह न्यायालय को होगा, कोर्ट को होगा। इसके साथ हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को काम करने के लिए पैसों की जरूरत होगी, तो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से आएंगे, ये सारे चीज़ों का व्याख्या या उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से क्लियरली किया गया होगा कि किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से होगा। अब जानते हैं फेडरलिज्म सिस्टम के 2 उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे, टू प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, और उसको सेफ गार्ड करना, यानी कि सेफ गार्ड और प्रमोट करना यूनिटी ऑफ कंट्री को। इसके साथ रीजनल डाइवर्सिटी को भी बरकरार रखना, क्योंकि हम लोगों ने पावर शेयरिंग चैप्टर 1 में पढ़ा था कि फेडरलिज्म वाले सिस्टम को अडॉप्ट श्रीलंका ने नहीं कर पाया था, जिस वजह से वहाँ एकता में खटास उत्पन्न हो गई थी और एकता विखंडित हो गई थी। लेकिन बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया था लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, जिस वजह से वहाँ की एकता बरकरार रह सकी। एक आइडियल फेडरल सिस्टम का क्या मकसद होता है, मतलब होता है? तो सबसे पहला होता है एक आइडियल फेडरल सिस्टम का कि आपस में म्यूचुअल विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, प्लस एक सहमति होती है मिलजुल करके काम करने की। फेडरल सिस्टम अडॉप्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। पहला क्या हुआ? कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब ये दोनों होते क्या हैं, जिस रास्ते से हम लोग फेडरेशन को प्राप्त कर सकते हैं? तो पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन के तहत कोई भी 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र देश आपस में मिलकर एक बड़ी इकाई का फॉर्मेशन करते हैं। इस फॉर्मेशन में जो देश आपस में मिलते हैं वे अपनी संप्रभुता, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं और साथ में अपनी सुरक्षा और खुशहाली को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं। इस तरह के फेडरेशन जो देश में है, जहाँ पे पाया जाता है, वह है अमेरिका, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड तरीका है जिससे हम लोग फेडरेशन को प्राप्त कर सकते हैं, वह तरीका है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके तहत क्या होता है, एक बड़ा देश अपने देश के अंदर के एरिया को उसकी रीजनल डाइवर्सिटी, लैंग्वेज या संस्कृति के आधार पर डिवाइड करती है और फिर उन स्टेट्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस तरह का जो फेडरेशन पाया जाता है वह इंडिया, स्पेन और बेल्जियम में पाए जाते हैं। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? तो इंडिया के संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस दे रखे हैं जो यह बताता है कि इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे पहला जो प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि लेजिस्लेटिव पावर मतलब कानून बनाने की जो शक्ति है वह
तीन तरीकों में डिवाइड किया गया है, तीन लिस्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। और वो तीन लिस्ट्स क्या है, जिसमें से पहला लिस्ट है हमारे पास यूनियन लिस्ट। ये वैसे लिस्ट हैं जिसमें 97 सब्जेक्ट्स मेंशन किया गया है, और ये 97 सब्जेक्ट्स वैसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को होता है। ये सारे वैसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस को मेंटेन करता है, जिसका राष्ट्रीयता कोई महत्व होता है। जैसे एग्जाम्पल में फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, करेंसी, ईटीसी, ये सारे वैसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे सिर्फ कानून यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकता है। दूसरा लिस्ट हमारे संविधान में है स्टेट लिस्ट। इसके अंतर्गत 66 सब्जेक्ट्स आते हैं और इस पे सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। इसके अंतर्गत कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। इस तरह से 66 सब्जेक्ट्स हैं। ये सारे वैसे सब्जेक्ट हैं जो स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस को बरकरार रखता है या बताता है। नेक्स्ट जो लिस्ट है हमारे पास हमारे संविधान में, वह है कंकरेंट लिस्ट। यह वैसा सब्जेक्ट है जिस पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट को होता है। इसमें टोटल 47 सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में फॉरेस्ट, एजुकेशन, ट्रेड, यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, इस तरह से टोटल 47 सब्जेक्ट्स हैं इस लिस्ट में। तो कॉन्करेंट लिस्ट में हमने पढ़ा कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके कानून बनाते हैं। तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट किसी एक बिंदु पे कानून, किसी एक सब्जेक्ट पे कानून बनाता है और उसमें मतभेद की स्थिति हो जाए। तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जो यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाई होगी वही मान्य होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट ना तो स्टेट लिस्ट में है, ना ही यूनियन लिस्ट में और ना ही कंकरेंट लिस्ट में। उस स्थिति में क्या होगा? तो वैसे सब्जेक्ट तो इन तीनों लिस्टों में से किसी लिस्ट में ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिडियरी सब्जेक्ट्स। और इस पे कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? तो इस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। किसके पास कानून बनाने का अधिकार होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाए रेजिडियरी सब्जेक्ट्स का? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्योंकि जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय कंप्यूटर का सिस्टम नहीं हुआ करता था, इसलिए इसे रेजिडियरी सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा गया। तो रेजिडियरी सब्जेक्ट क्या हो गया? वैसा सब्जेक्ट जो यूनियन, स्टेट और कंकरेंट इन तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं होता है, उसको रेजिडियरी सब्जेक्ट बोलते हैं। और इस पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो भी पावर शेयरिंग हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वह पावर शेयरिंग संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो भी चीज़ आता है उसको हम लोग आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। इस तरह के पावर को शेयर करने के लिए, चेंज करने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस करने होते हैं। तो अगर इसमें चेंज करना होगा तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में मिनिमम 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। इसके साथ उस देश के, इंडिया के स्टेट्स में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से कम 50 स्टेट्स यानी कि 50% जो भी स्टेट्स होंगे उनका सहमति होना जरूरी है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी और एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स का सहमति, तभी जाकर के उसमें चेंजिंग हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया ने फेडरल कंट्री बनने में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया, कौन कौन सी चुनौतियां आई जो इंडिया को फेडरल स्टेट बनने में बाधा पहुंचा रही थी। तो सबसे पहला जो चुनौती थी वह थी लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषाई राज्य। तो इस चुनौती का इंडिया ने इस प्रकार से समाधान किया कि सेम भाषा बोलने वाले लोगों को सेम राज्य दिया गया। जैसे गुजराती बोलने वाले को गुजरात,
मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र, तमिल बोलने वाले को तमिलनाडु। तो पहला जो चुनौती था फेडरल स्टेट बनने में वह थी भाषाई राज्य, जिसको इस प्रकार से भारत ने सॉल्व किया। क्योंकि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देख चुका है कि श्रीलंका में तमिल बोलने वाले लोगों को उतना तवज्जो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से तमिल बोलने वाले लोगों ने एक अलग स्टेट की डिमांड की। इंडिया के फेडरलिज्म में जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी लैंग्वेज पॉलिसी। जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिछले चैप्टर में कि श्रीलंका में सिंहाला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज साथ में नेशनल लैंग्वेज घोषित किया गया था, तमिल लैंग्वेज को दरकिनार करके, जिसका रिजल्ट सिविल वार हुआ था। तो इंडिया ने लैंग्वेज पॉलिसी को बहुत ही गंभीरता से लिया और किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं चुना। हिंदी को और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे चुना और इंग्लिश को इस तौर पे चुना गया कि 1965 के बाद इसे हटा दिया जाए। लेकिन 1965 में जब इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हटाने की बात आई तो बहुत सारे ऐसे राज्य जो हिंदी नहीं जानते थे, इंग्लिश समझते थे, उन्होंने विरोध किया। तमिलनाडु में यह वायलेंस का रूप ले लिया था, जिस वजह से सरकार ने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे बरकरार रखा। इंडिया में हिंदी और इंग्लिश का ऑफिशियल लैंग्वेज के अलावा 21 अदर लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज के रूप में भी चुना गया है हमारे संविधान में। शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहने का मतलब यह होता है कि इन 21 भाषाओं में कोई भी सरकारी एग्ज़ाम इन 21 भाषा में दिया जा सकता है अगर कैंडिडेट इन भाषा को चुनता है। तो इंडिया ने लैंग्वेज पॉलिसी को कैसे हल किया? तो लैंग्वेज पॉलिसी को किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज नहीं मान करके किया, साथ में हिंदी के साथ साथ 21 दूसरे भाषा को भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज के तौर पे एक्सेप्ट किया। इंडिया के फेडरलिज्म में जो तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी वह था सेंटर स्टेट रिलेशन। तो 1990 से पहले सेंटर और स्टेट के पावर के बीच में बहुत सारे मतभेद हुआ करते थे। अगर सेंटर में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है और स्टेट में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही होती है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कामकाज में बहुत ही ज़्यादा दखल अंदाज किया करती थी। लेकिन 1990 के बाद 1990 के बाद जब किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को सेंट्रल में बहुमत नहीं मिली, उस केस में सेंट्रल जो पार्टी हुआ करती थी, नेशनल पार्टी जो हुआ करती थी, उसको रीजनल पार्टी की ज़रूरत होने लगी। तो वहाँ से कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना चालू हुआ और सेंटर और स्टेट रिलेशन यहाँ से बेहतर होना शुरू हुआ। इंडिया के फेडरलिज्म में जो चौथी चुनौती थी वह थी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि इंडिया में पावर सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट है, इसके साथ साथ इंडिया में लोकल लेवल पे भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर ले करके लोकल गवर्नमेंट को देने की प्रोसेस जो होती है उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होने की ज़रूरत क्यों है? तो ज़रूरत इसलिए है कि लोकल लेवल पे जो समस्या होती है उसका समाधान लोकल लोगों के पास ज़्यादा अच्छा होता है। इसके साथ साथ लोकल लोगों को इसकी ज़्यादा जानकारी होती है कि कहाँ पे पैसा खर्च किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल सके। इसके साथ साथ लोकल लेवल पे पावर डिस्ट्रीब्यूट करने से लोगों का पार्टिसिपेशन फैसला लेने में बढ़ जाता है। तो ये 3 कारण हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट की ज़रूरत के लिए। तो फेडरल सिस्टम में न्यायालय की क्या भूमिका है वो जानते हैं। तो जुडिशियरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, जहाँ पे उनका काम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को सही तरीके से बताना, प्लस सही तरीके से जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूट किए उसका इंटरप्रिटेशन करना लोकल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। अगर किसी भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में डिस्प्यूट अराइज होता है
तो उस केस में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास यह पावर होता है उस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का। मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। 1992 से पहले लोकल गवर्नमेंट हुआ करता था, क्योंकि संविधान निर्माताओं को लगा भारत एक बहुत ही विशाल देश है, यहाँ का एक राज्य उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से रूस के बराबर है, महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है लगभग। अतः सिर्फ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके लोकल लेवल के समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता था। इसलिए लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी और लोकल लेवल के गवर्नमेंट को पावर दिया गया। लेकिन 1992 से पहले जो पावर दिए गए थे लोकल गवर्नमेंट को, वह पूर्णतः स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी में था। इसके साथ 1992 से पहले लोकल लेवल पे कोई भी इलेक्शन रेगुलर नहीं हुआ करता था, इसलिए लोकल लेवल के समस्याओं का समाधान ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। इसलिए 1992 में कुछ स्टेप्स लिए गए संविधान में लोकल लेवल के गवर्नमेंट को पावरफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए, और उस प्रावधान में यह भी व्यवस्था किया गया कॉन्स्टिट्यूशनली कि अब हर रेगुलर इंटरवल में लोकल लेवल गवर्नमेंट पे इलेक्शन होना जरूरी है। इसके साथ 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व करने का प्रावधान किया गया। साथ में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड कास्ट्स के लिए भी सीट्स को रिजर्व किया गया, ताकि वीकर सेक्शंस के लोग समाज के नॉर्मल सेक्शन में आ सके। अगला जो स्टेप लिया गया इसमें कि लोकल गवर्नमेंट बॉडी का जो इलेक्शन होगा वह एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत होगा, जो पंचायत और म्यूनिसिपल का इलेक्शन को कंडक्ट करेगा। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को यह बोला गया कि वो अपने कुछ पावर और रेवेन्यू के सोर्स लोकल गवर्नमेंट बॉडी के साथ शेयर करे। अब जानते हैं 3 टायर सिस्टम। तो 3 टायर सिस्टम क्या है कि 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया में सबसे पहले 2 टीयर ऑफ सिस्टम थे, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट थे। बाद में जाकर के यहाँ पे 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट पंचायत रूरल लेवल पे और अर्बन लेवल पे म्यूनिसिपैलिटी को एडॉप्ट किया गया। और हर लेवल जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल, सबका अपना सेपरेट ज्यूरिडिक्शन थे, सेपरेट क्षेत्राधिकार थे। क्षेत्राधिकार हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट। तो गांव में लोकल लेवल गवर्नमेंट को हम लोग पंचायती राज के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे निचले स्तर का जो लेवल होता है लोकल लेवल में, वह होता है ग्राम पंचायत। यह एक विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेज होता है, मतलब एक या एक से ज़्यादा विलेज को मिला करके एक ग्राम पंचायत बनता है। इसके जो मेंबर चुना करके आते हैं वह अलग अलग वार्ड से चुना करके आते हैं, जिसको हम लोग पंच कहते हैं, और इसके हेड को, इसके प्रेसिडेंट को सरपंच कहते हैं। ये डायरेक्टली उस विलेज के एडल्ट पॉपुलेशन के द्वारा चुने जाते हैं, और यह जो डिसीजन बनाता है या फिर डिसीजन लेता है वह पूरे विलेज पर लागू होता है। इसके बाद का जो लेवल होता है, इसके ऊपर वाले लेवल, उसको बोलते हैं पंचायत समिति या ब्लॉक और मंडल। तो ये 2-3 ग्राम पंचायत को मिलाकर के यह बनता है, इसको ब्लॉक भी बोलते हैं। इसका ऊपर का जो लेवल होता है उसको बोलते हैं हम लोग जिला परिषद। ये जिला लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। और इसका जो हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं जिला पार्षद। इसके जो मेंबर होते हैं वो MLA MP, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको संसद बोलते हैं, और MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और भी बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। अब हम लोग जानते हैं फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। तो ग्राम सभा होता क्या है? तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत के मेंबर्स को चुनता है, इलेक्ट करता है। इसके साथ ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत के काम को सुपरवाइज करता है, देखरेख करता है। ग्राम पंचायत के बजट को, एनुअल बजट को अप्रूव करता है।
इसके साथ साथ जो ग्राम पंचायत का परफॉर्मेंस होता है उसका रिव्यू भी ग्राम सभा ही करता है। इसके सदस्य कौन होते हैं? तो उस विलेज के जो भी वोटर होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। साल में एक या दो से ज़्यादा 3 बार भी ये एनुअल बजट या मीटिंग को बुलाने का काम करता है ग्राम पंचायत का, प्लस उसके काम का रिव्यू भी करने का काम ग्राम सभा का ही होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा लोकल लेवल पे 3 सिस्टम था लोकल लेवल पे गवर्नमेंट का, जिसमें से सबसे निचले स्तर पे था ग्राम पंचायत, उसके ऊपर था पंचायत समिति और इसके ऊपर था जिला परिषद। ठीक है, तो ग्राम पंचायत एक गांव या एक से ज़्यादा गांव को मिला करके ग्राम पंचायत होता है, और एक से ज़्यादा ग्राम पंचायत को मिला करके पंचायत समिति बनता है, और बहुत सारे पंचायत समिति को मिला करके जिला परिषद बनता है। ग्राम पंचायत के हेड को क्या बोले थे हम लोग? सरपंच। ठीक है, और जिला परिषद के हेड को जिला पार्षद, और इसके सदस्य कौन होते थे? इसके सदस्य होते हैं MP, MLA, ETC, ये इसके सदस्य होते हैं। तो ये जो सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा वो रूरल लेवल के लिए था, रूरल लेवल के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं शहरी लेवल के लिए। तो शहर में म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं। तो शहर में नगर पालिका और बड़े इलाकों में, शहरी के बड़े इलाकों में नगर निगम हुआ करता है। इसके जो मेंबर चुने जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुने जाते हैं, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और इसके चेयरपर्सन को, हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी को हम लोग मेयर के नाम से जानते हैं। किस चीज़ के नाम से? मेयर के नाम से। अब हम लोग जानते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया के संविधान पे। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट यह पड़ा कि यह डेमोक्रेसी का जो सही मतलब है लोगों के पार्टिसिपेशन का, वह इसमें उभर करके निकला। वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा, तथा वुमेन्स का जो आवाज़ था वह हमारे डेमोक्रेसी में बहुत ही अच्छे से उभरा और उन्हें उनका अधिकार मिला। आइए अब जानते हैं कि इंडिया का जो फेडरल गवर्नमेंट है वह इतना अट्रैक्टिव, आकर्षक क्यों है। तो सबसे पहला कारण है वह यह है कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उससे इंडिया के डाइवर्सिटी को और यहाँ के रहने वाले लोगों की इच्छाएं अच्छी तरह से पूरी होती है। इसके साथ पावर और रेवेन्यू का पूरा क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। और तीसरा यह है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को किन किन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाना है वह क्लियर मेंशन्ड है। इसके साथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अच्छा तालमेल और विश्वास है। और अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाए दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, उस केस में सुप्रीम कोर्ट है जो इसको रिजॉल्व करने में मदद करता है। अब जानते हैं डिमेरिट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो कुछ डिमेरिट है जिसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला डिमेरिट है फेडरल गवर्नमेंट का, वो यह है कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके साथ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है संविधान में बदलाव करने के, ज़्यादातर राइट सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर थोड़ा सा इसमें करता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कार्यों में। साथ में पार्लियामेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट के विधानसभा की अपेक्षा ज़्यादा पावर दिया गया है। पार्लियामेंट कहने का मतलब वैसा हाउस जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए कानून बनाती है। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती है।